कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब शायद सबसे पहली कहानियों में से एक जो हमें सुनाई जाती है। राइट। और हम सब ने पीढ़ियों से बस यही एक सीधा-सादा सबक सीखा है कि धीरे चलने वाला, लेकिन लगातार चलने वाला हमेशा जीतता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एग्जैक्टली। लेकिन लेकिन क्या हो अगर आज हम ये कहें कि ये सीख न सिर्फ अधूरी है, बल्कि आज के इस तेज तर्रार युग में ये किसी को भी बहुत बुरी तरह हरा सकती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि बचपन की वो जो कहानियां होती थी ना, वो बड़ी आसान होती थी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की। बिल्कुल। जहां अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींची होती थी। लेकिन मतलब असल जिंदगी की उलझनों में वो पुरानी सीख कई बार बहुत कमजोर पड़ने लगती है। सही बात है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बचपन की उसी सबसे मशहूर कहानी को एक बिल्कुल नए, बहुत ही गहरे और परिपक्व नजरिए से देखने वाले हैं। और इसके लिए आज हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं वो बहुत ही खास है। हाँ, आज की हमारी इस वैचारिक यात्रा के लिए हमने विरुद्ध क्लासेस के अनिरुद्ध सर, जिन्हें लोग अनिरुद्ध आर्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा किया गया इस कहानी का एक बेहद गहरा विश्लेषण लिया है। राइट। और देखिए, अनिरुद्ध सर का ये जो विश्लेषण है ना, ये महज कोई बच्चों को सुनाई जाने वाली कथा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में सफलता, रणनीति और सहयोग के 4 अलग-अलग चरणों का एक मास्टर क्लास है। मतलब इसमें इंसानी मनोविज्ञान की उन परतों को खोला गया है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही समझना है कि कैसे इस कहानी के जो सूत्र हैं वे किसी भी इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू होते हैं। हाँ, चाहे वो कोई परीक्षा हो या कोई जॉब, राइट, चाहे वो किसी बहुत कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का दबाव हो, या फिर कॉर्पोरेट जगत के किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन। तो बिना किसी विलंब के अनिरुद्ध सर की इस कहानी के पहले चरण की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए, जो कि वो हिस्सा है जो हम सब पहले से जानते हैं। हाँ, खरगोश को अपनी तेज गति पर बहुत ज्यादा अहंकार है। कछुआ अपनी धीमी चाल के साथ आता है, दौड़ शुरू होती है, खरगोश तेजी से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर उसे रास्ते में गाजर का खेत दिखता है। बिल्कुल। और वो सोचता है कि कछुआ तो यार बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वो गहरी नींद में सो जाता है। कछुआ लगातार चलता रहता है और जीत जाता है। अब यहाँ आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पहले चरण में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात अनिरुद्ध सर बताते हैं वो ये है कि खरगोश अपनी गति या क्षमता की कमी के कारण नहीं हारा। तो फिर क्या वजह थी? उसकी हार का असली कारण उसकी अति आत्मसंतुष्टि थी। मतलब जिसे हम कंप्लेसेंसी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मंजिल से ज्यादा अपनी क्षमता पर ही मुग्ध हो जाता है तो वो पतन की ओर बढ़ने लगता है। ओ, मतलब अहंकार उसे ले डूबता है। बिल्कुल। विश्लेषण में ये बात बहुत गहराई से उभर कर आती है कि जब किसी इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि उसके पास बहुत समय है, तो वो टाल मटोल की आदत का बहुत बुरी तरह शिकार हो जाता है। यार, ये बात तो बहुत सच है। अगर इसे आज के दौर के छात्रों या प्रोफेशनल्स के जीवन से जोड़कर देखा जाए तो ये टालमटोल बिल्कुल वैसा ही है जब कोई परीक्षा या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन से ठीक पहले सोचता है कि अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, एक और एपिसोड देख लूं। एग्जैक्टली। बस एक और वेब सीरीज का एपिसोड देख लूं, काम तो बाद में भी आसानी से हो जाएगा। और यही टाल मटोल एक मीठे जहर की तरह काम करता है। मतलब क्षमता होते हुए भी जब इंसान का अनुशासन टूटता है ना, तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब समय यानी उसकी वो रेस उसके हाथ से फिसल गई। बहुत सही पॉइंट है। वहीं दूसरी ओर अगर आप कछुए को देखें तो उसकी जीत सिर्फ धीमी गति की जीत नहीं थी। तो वो किस चीज की जीत थी? वो इस बात का प्रमाण थी कि उसने अपने प्रतिद्वंदी की विशाल क्षमता को देखकर हार नहीं मानी। उसने बस अपना पूरा ध्यान बिना रुके कदम बढ़ाते रहने पर केंद्रित किया, निरंतरता पर। राइट। तो बचपन में तो कहानी बस यहीं खत्म हो जाती थी। खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया, और हमें धीमा लेकिन निरंतर चलने का पाठ पढ़ा दिया गया। जो कि आधा सच है। हाँ, पर असल जिंदगी में किसी एक हार के बाद जीवन खत्म तो नहीं होता ना। हारने वाला हमेशा घर बैठकर रोता नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। और यहीं से अनिरुद्ध सर की कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। हाँ, जो हमें इस पुराने भ्रम से बाहर निकालता है। खरगोश अपनी गलती सुधारता है और कछुए को फिर से चुनौती देता है। राइट।
वो समझ जाता है कि गलती उसकी गति में नहीं थी, बल्कि उसकी नीयत और उसके टालमटोल में थी। और इस बार खरगोश ठान लेता है कि वो रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकेगा। दौड़ शुरू होती है और वो बिना कोई विश्राम किए अपनी पूरी क्षमता से दौड़कर आसानी से जीत जाता है। और यहाँ अनिरुद्ध सर एक नया और बहुत ही पावरफुल सूत्र देते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि धीमा और निरंतर चलने वाला जीतता है, लेकिन तेज और निरंतर चलने वाला हमेशा जीतता है। फास्ट एंड स्टेडी। पर जरा रुकिए, यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। बताइए, क्या सवाल? देखिए, बचपन से हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई तक बिठा दी गई है कि बस धीमे और निरंतर होना ही सही है। क्या ये नया चरण हमारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ता है? मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से बहुत तेज भागने लगे, लगातार काम करने लगे, तो क्या वो बर्नआउट का शिकार नहीं हो जाएगा? क्या इंसान हमेशा तेज दौड़ सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी और प्रैक्टिकल सवाल है। लेकिन देखिए, अनिरुद्ध सर यहाँ पुरानी मान्यता को पूरी तरह गलत नहीं ठहरा रहे हैं। अच्छा, तो फिर? वो बस उसे आज के समय के हिसाब से पूर्ण कर रहे हैं। जब हम तेज या फास्ट कहते हैं तो उसका मतलब कोई अंधी और घबराहट भरी दौड़ नहीं है जिससे इंसान टूट जाए या बर्नआउट हो जाए। तो तेज का यहाँ क्या अर्थ है? यहाँ तेज का मतलब है अपनी अधिकतम क्षमता का पूरी एकाग्रता के साथ उपयोग करना। पहले चरण में खरगोश के पास क्षमता थी पर अनुशासन नहीं था। हाँ, वो सो गया था। राइट। दूसरे चरण में उसने अपनी उस उच्च क्षमता के साथ निरंतरता को जोड़ दिया। मतलब ये केवल तेज भागने के बारे में नहीं है, ये अपनी सर्वश्रेष्ठ गति को बिना भटके साधे रखने के बारे में है। एग्जैक्टली। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर कोई इंसान केवल धीमे और निरंतर बना रहे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन तब तक शायद उस मंजिल के मायने ही बदल चुके होंगे, या कोई और वहां बहुत पहले पहुंच चुका होगा। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि बस जन्मजात प्रतिभा ही सब कुछ है। प्रतिभा अगर सो जाए तो निरंतर चलने वाला औसत व्यक्ति भी उसे हरा देगा। लेकिन जब प्रतिभा के साथ अटूट अनुशासन जुड़ जाता है तो जीत पक्की है, 100% सुनिश्चित है। वाह, इस नजरिए से देखें तो ये एक अजय स्थिति बन जाती है। लेकिन अब स्कोर 1-1 से बराबर है। एक रेस कछुआ जीत चुका है और एक खरगोश। मुकाबला बराबरी का है। तो अब कछुआ हार चुका है, तो क्या वो अब अपनी धीमी गति को कोसता रहेगा? क्या वो मान लेगा कि वो कभी उस अनुशासित खरगोश को नहीं हरा सकता? और यहीं पर अनिरुद्ध सर का विश्लेषण हमें कहानी के तीसरे और शायद सबसे रणनीतिक चरण में ले जाता है, जहां कछुआ खेल के नियम ही बदलने वाला है। बिल्कुल। कछुआ हार नहीं मानता। ये चरण शुद्ध रूप से सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता और रणनीति पर टिका है। हाँ, कछुआ एक और रेस का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एक शर्त पर। इस बार रास्ते का चुनाव वो खुद करेगा। अपना रास्ता। दोनों भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक कीचड़ भरा बड़ा सा दलदल और नदी आ जाती है। अब खरगोश दलदल के पास आकर बिल्कुल असहाय होकर रुक जाता है, क्योंकि वो पानी में नहीं दौड़ सकता। राइट। जबकि कछुआ अपनी स्वाभाविक क्षमता का उपयोग करके पानी में तैरते हुए दलदल पार कर लेता है और जीत जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी खेल में अपनी ताकत के हिसाब से अपनी होम पिच तैयार करना। बहुत सही उपमा है। अगर आप इसे देखें जैसे मिट्टी के अखाड़े का कोई बहुत भारी पहलवान हो। हाँ, जो मिट्टी में तो अजय है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसे अचानक किसी चिकने सिंथेटिक मैट पर तलवारबाजी करने के लिए उतार दिया जाए तो क्या होगा? वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद हार जाएगा। जाहिर सी बात है। कछुए ने जब दूसरा मुकाबला हारा तो उसे यह साफ हो गया कि वो सूखी जमीन पर खरगोश को कभी नहीं हरा सकता। वो उसकी लिमिटेशन थी। हाँ, अगर वो अपनी उस कमजोरी को सुधारने में जीवन लगा देता तो भी तेज धावक नहीं बन पाता। इसके बजाय उसने अपनी मूल ताकत, अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचाना, जो कि पानी और कीचड़ में चलने की क्षमता थी। हाँ, उसने अपनी कमजोरी पर फोकस करने के बजाय अपनी ताकत पर दांव खेला। एग्जैक्टली। उसने प्रतियोगिता के मैदान को ही अपनी ताकत के हिसाब से बदल दिया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसके बारे में अनिरुद्ध सर बात करते हैं। वो क्या? कि खरगोश ने इतनी मूर्खतापूर्ण शर्त मानी ही क्यों? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो अनजान रास्ते पर दौड़ने को क्यों तैयार हुआ? इसे हम सफलता का अंधापन कह सकते हैं। खरगोश पिछली दौड़ जीत कर आ रहा था। जब इंसान लगातार जीतता है तो उसे एक भ्रम हो जाता है कि वो हर परिस्थिति में अजेय है।
ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, उसने रास्ते की कठिनाइयों का आकलन करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। और यही गलती बहुत से लोग असल जिंदगी में भी करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में सफल हो जाता है तो दूसरे लोग आंख बंद करके उसी की नकल करने लगते हैं, बिना ये जाने कि क्या वो रास्ता उनकी अपनी क्षमताओं के अनुकूल है भी या नहीं। राइट। किसी और के मैदान पर अपनी कमजोरी के साथ लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब सफलता सिर्फ अंधाधुंध दौड़ने से नहीं मिलती। हर इंसान को अपना वो दलदल खुद खोजना होता है जहां वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। एकदम सही। आत्म जागरूकता के साथ सही रणनीति बनाना सबसे अहम है। अब देखिए, कहानी यहाँ एक अजीब मुकाम पर पहुंच गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को पूरी तरह समझ चुके हैं। खरगोश जानता है कि कछुआ पानी का बादशाह है और कछुआ जानता है कि खरगोश सूखी जमीन का उस्ताद है। हाँ। वे चाहें तो जीवन भर लड़ते रह सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहानी का चौथा चरण हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। और यह चौथा चरण ही इस पूरे विश्लेषण की जान है। यहाँ बात आती है टीम वर्क और सहयोग की शक्ति की। अनिरुद्ध सर बताते हैं कि दोनों तय करते हैं कि वे अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि समय और चुनौती के खिलाफ एक साथ दौड़ेंगे। सूखी जमीन पर खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ता है और दलदल आने पर कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर पार कराता है। और नतीजा क्या होता है? वे बहुत कम समय और बहुत कम ऊर्जा खर्च किए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है, लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। जी पूछिए। इंसान हमेशा नकारात्मक रूप से एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने में ही क्यों उलझे रहते हैं, जबकि एक साथ मिलकर काम करना इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सामाजिक सवाल खड़ा होता है। देखिए, बचपन से ही हमें एक ऐसी व्यवस्था में ढाला जाता है जहां माना जाता है कि एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। जीरो सम गेम की तरह। बिल्कुल। इसे अहंकार कह लीजिए या असुरक्षा। किसी प्रतिद्वंदी के सामने यह मानना कि मैं यहां कमजोर हूं और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये बहुत मुश्किल होता है। ईगो बीच में आ जाता है। राइट। लेकिन अनिरुद्ध सर यहाँ जिस चीज की बात कर रहे हैं वह है क्षमताओं का संयोजन, जिसे अंग्रेजी में सिनर्जी कहते हैं। जब हम एक दूसरे को नीचे खींचने के बजाय अपनी अपनी क्षमताओं को मिला लेते हैं। एग्जैक्टली। मतलब गणित के हिसाब से 1 और 1 2 नहीं 11 बन जाते हैं। जब उन दोनों ने अहंकार किनारे रखा तो उन्हें देखा कि उनकी शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। जहां कछुआ धीमा था वहां खरगोश तेज था, और जहां खरगोश पानी में बेबस था वहां कछुआ ताकतवर था। जब हम तालमेल बिठाते हैं तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें बहुत आसानी से पार हो जाती हैं। यही असल स्मार्ट वर्क है। अगर इसे हम आज के किसी भी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट या टीम पर लागू करें तो ये एकदम फिट बैठता है। हर टीम में कुछ खरगोश होते हैं जो बहुत तेज और इनोवेटिव होते हैं, और कुछ कछुए होते हैं जो मुश्किल हालात में स्थिरता से काम करते हैं। हाँ, अगर ये आपस में ही लड़ते रहें तो पूरी टीम डूब जाएगी, पर अगर मुश्किल वक्त में एक दूसरे को पीठ पर बिठा ले तो कोई काम असफल नहीं हो सकता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चौथे चरण तक पहुंचने के लिए पहले के 3 चरणों से गुजरना जरूरी था। बिना आत्म जागरूकता के ये तालमेल संभव ही नहीं था। क्या बात है! वाकई क्या अद्भुत सफर रहा ये। अगर हम चर्चा को समेटें तो हमें 4 स्पष्ट नियम मिलते हैं। पहला, टाल मटोल और अति आत्मसंतुष्टि से बचना। दूसरा, अपनी निरंतरता में अधिकतम गति और अनुशासन को जोड़ना। तीसरा, अपनी ताकत को पहचान कर सही रणनीति बनाना। और चौथा, नकारात्मक प्रतियोगिता को छोड़कर टीम वर्क और तालमेल की शक्ति को अपनाना। अनिरुद्ध आर्य सर द्वारा बताई गई ये कहानी सच में जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। ये सिर्फ रेस की कहानी नहीं, जिंदगी जीने का फलसफा है। बिल्कुल। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है जो अनिरुद्ध सर की इन बातों से ही निकल कर आता है। जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हम जीवन भर बस गलत दौड़ ही दौड़ते रहते हैं? कैसे? हम हमेशा किसी खरगोश या किसी कछुए को हराने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हाँ, इंसान को ही प्रतिद्वंदी मान लेते हैं। राइट। लेकिन क्या होगा अगर कल सुबह उठकर हम ये तय कर लें कि हमारा असली मुकाबला किसी और व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उस दलदल से है जिससे हमें पार करना है? बहुत गहरी बात है। और शायद जिसे आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रहे हैं
वही उस दलदल को पार करने में आपका सबसे बेहतरीन साथी बन सकता है। तो अगली बार दौड़ने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आपका मुकाबला किससे है, किसी के अहंकार से या उस दलदल से।